हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की ऑलरेडी हम लोगों ने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि आखिर कंपनी क्या होती है, कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके अलावा हम लोगों ने लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी सिचुएशंस हम लोगों ने पढ़ी। एंड स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हमने साथ में सॉल्व भी किए। इवन लास्ट क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। एक मैंने आपको बताया था पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर का मतलब इस सेक्टर के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंपनीज, वो बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके अंदर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा होती है, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज होती है। और आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि अगर अगर किसी सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास में उसके वोटिंग राइट्स ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि वो सोशल सेक्टर है, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए बनाया गया है। उसका मेन एम प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बेचकर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उसका मेन एम है कि हर तरह के प्रोडक्ट और सर्विस कम से कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के साथ में गरीब लोगों को भी मिल जाए, सबको मिल जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि एक तो हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एक हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं होती है। मतलब गवर्नमेंट ने शेयर्स होल्ड किए हो सकते हैं, बट 51% या उससे ज्यादा नहीं। हम उसे ज्वाइंट सेक्टर के नाम से भी बोलते हैं। एग्जाम्पल भी समझाए थे मैंने आपको। और इसके बाद में स्टूडेंट्स फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर कोई भी कंपनी बन रही है तो उस कंपनी को बनाता कौन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई कंपनी बनती है बच्चों, तो उस कंपनी को बनाता है एक प्रमोटर। प्रमोटर वो पर्सन है जो कि कंपनी को बनाने के, इनकॉर्पोरेट करने के, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो सभी प्रमोटर करता है। उसके अलावा एक चीज और बता दूं बच्चों में आप लोगों को कि प्रमोटर कंपनी को जब बना रहा होता है, कंपनी बनी नहीं है अभी तक, लेकिन प्रमोटर जब कंपनी को बना रहा होता है उस वक्त वो कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के लिए, कंपनी के बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। हालांकि कंपनी बनी नहीं है अभी तक, प्रमोटर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑल्दो वो कंपनी के बिहाफ पर कर रहा है, पर कंपनी अभी तक बनी नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक थर्ड पार्टी के साथ में किया जा रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर पर्सनली लायबल है, पर्सनली लायबल है प्रमोटर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बच्चों। और स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। हां, अगर अगर कल को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, प्लस वो ये कंफर्म कर देती है कि प्रमोटर ने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ही कहने पे किया था, तो फिर उस केस में प्रमोटर की पर्सनल लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और कंपनी की चालू हो जाएगी। पर दो कंडीशन है। पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। दूसरा, इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करे। यहां तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करवा दिए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब चलते हैं स्टूडेंट हम लोग आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप की होती है। और बच्चों, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप की कंपनीज को, लेकिन
लेकिन बच्चे हम ये जो टाइप ऑफ कंपनी पढ़ने वाले हैं ये ऑन दी बेसिस पढ़ने वाले हैं, अलग अलग आधार पर पढ़ने वाले हैं कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कितनी कंपनीज होती हैं, लाइबिलिटी के बेसिस पे कितनी होती हैं, मेंबरशिप के बेसिस पे कितनी होती हैं, कंट्रोल के, ऐसे अलग अलग बेसिस पर हम अलग अलग टाइप की कंपनीज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम यहां स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती है। क्लियर है ये चीज? अब एक चीज समझ लें बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं और एग्जाम्पल देखिए, एक मिनट मैं थोड़ी सी जगह ले लूं अपने लिए। हाँ, यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको 2 मिनट में सब बात समझ में आ जाए। एक बार की बात है बच्चों, युवराज सिंह मेरे पास में आए। युवराज सिंह मोहित बंसल सर मतलब मेरे पास में आए और मुझसे बोले, बोला मोहित जी मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूं। अब मुझे ये बताइए कि, और मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे कंपनी बनानी है तो उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, मैं जानता हूं इस बात। तो मोहित जी अब आप मुझको ये बताइए कि मेरे को जो ये रजिस्ट्रेशन करवाना है ये कहाँ करवाना है, कहां पर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखिए सर, जब भी आप कंपनी बना रहे होते हैं तो रजिस्ट्रेशन या तो आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर करवाते हैं या उससे पुराना, अगर 2013 से पहले आपकी कंपनी बनी थी तो उस वक्त का जो कंपनीज एक्ट चल रहा था उसमें, या उससे पहले तो उस वक्त, मतलब कंपनीज एक्ट में करानी। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट की बजाय खुद के सेपरेट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। नॉर्मली अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड हो और आप कंपनीज एक्ट में जाकर रजिस्टर्ड करा दें, जो भी कंपनीज एक्ट उस वक्त चल रहा है। जैसे आज कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, उससे पहले 1875 चलता था, उससे पहले कोई और चलता था। तो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा दें। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए बच्चों, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन खुद के सेपरेट एक्ट में, उनका खुद का अलग एक्ट होता है, उनका खुद का एक अलग सेपरेट एक्ट होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लो। हालांकि अगर ऐसी कंपनी आपको बनानी है जो कि खुद के सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी, उसका खुद का एक अलग से कानून होगा, उसके लिए, उस कंपनी को बनाने के लिए आपको पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोला मैं समझ गया, मैं समझ गया सर, कि एक तो वो कंपनी होती है जिसे हम कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा लें, और एक सर वो होती है जो खुद का सेपरेट एक्ट लेकर चलती है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर उसको बनाया जाता है, खुद के सेपरेट एक्ट में उसको रजिस्टर करवाया जाता है। लेकिन सर एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो खुद का सेपरेट एक्ट बनाकर खुद के सेपरेट एक्ट में रजिस्टर हो रही है? तो भाई ऐसी जो भी कंपनीज होती है ना, उनको हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं, जो कि अपने खुद के सेपरेट एक्ट में रजिस्टर होती है और पार्लियामेंट की अप्रूवल के थ्रू वो बनाई जाती है।
क्वेश्चन ये आता है, स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, चलिए आप बोल रहे हो कि इन्हें स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं, ये होती कौन सी हैं, मतलब क्या, क्यों इनके लिए सेपरेट एक्ट होता है, वजह क्या है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवानी है या हमें सेपरेट एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करवाना है। बच्चे देखिए, ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है ना, ये पब्लिक को सर्व करती है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाई जाती हैं, पब्लिक को सर्व करती हैं, एक तरह से वेलफेयर का काम करती हैं, पब्लिक के फायदे का काम करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आरबीआई अपने एक्ट में रजिस्टर है 1934, जैसे आपका आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया 1980, जैसे आपका आईसीएआई, जैसे आपका आईसीएमएआई, जैसे आपका एलआईसी, ये सब वो है बच्चे जो पब्लिक को, देखो सीएमए किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को, पब्लिक को, सीए सीएस पब्लिक को, आरबीआई पब्लिक को, एलआईसी पब्लिक को, ये वो कंपनीज होती हैं जो कि पब्लिक को सर्व करती हैं, एक तरह से वेलफेयर वाला काम करती हैं। और याद रखिएगा, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि नॉर्मली अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनी, जैसे कोई एक कंपनी मान लीजिए ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए बनी, कल को वो कंपनी सोचती है कि यार मुझे अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना है, अब मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करूंगी, कपड़े मैन्युफैक्चर करूंगी, तो ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है वो कंपनी, ये होता है ऑप्शन। लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, जो आपके ये स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है ना, एक बार जिस ऑब्जेक्ट के लिए बन जाती हैं उसी के लिए जिंदगी भर काम करती हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट पर्पस एम चेंज नहीं कर सकते। देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग इसको देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि अपनी सेपरेट एक्ट में रजिस्टर होती हैं पार्लियामेंट की अप्रूवल लेकर, जैसे सीएमए, सीएस, सीए, आरबीआई, एलआईसी, ये सब। और वो कंपनीज जो डायरेक्टली कंपनीज एक्ट 2013 या किसी दूसरे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती हैं, उनको हम रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में बच्चों आपके क्वेश्चन आ जाए कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, स्टूडेंट मजे से लिख के आइएगा कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि सेपरेट एक्ट के अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल लेकर रजिस्टर होती है, जबकि रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। अब स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, सर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, एयरटेल कंपनी, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड कंपनी, और आप बोलना चाहते हो कि सीए, सीएस, सीएमए, आरबीआई, एलआईसी ये स्टैट्यूटरी कंपनीज है। मैं समझ गया यार, ठीक है सर, मुझे आ गई बात समझ में। लेकिन सर एक चीज बताओ सर, ये आपने मुझे टॉपिक समझा दिया, क्या इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया है, स्कैनर सॉल्व करवा दो, करवा दे। दो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। एक, विच टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी कौन सी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं जो कि अपने सेपरेट स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर। आंसर है स्टैट्यूटरी कंपनी। एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते। यही क्वेश्चन एक बार और आया है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशल एक्ट, सेपरेट एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। आप लिखोगे स्टैट्यूटरी कंपनी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया टाइप ऑफ कंपनी, उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला जो बेसिस पढ़ा वो पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर बच्चों हम लोगों ने दो टाइप की कंपनी देखी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड। आगे चल, अब आ जाता है नेक्स्ट। स्टूडेंट बोलता है कि सर आपने मुझको इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनी पढ़वा दी, अब सर ये बताइए कि मेंबर्स की लाइबिलिटी के बेसिस पर, किसकी लाइबिलिटी,
कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। यार इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में नहीं समझाया था आपको, जब मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास के अंदर, पहली क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑफ कंपनी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटी के बेसिस पर तीन टाइप की कंपनीज होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं बच्चे। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इसका एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। देखिए मैं दोबारा से दिखा देता हूं, एक बार पीछे जाना पड़ेगा हमको, दोबारा से याद होना चाहिए। मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए थे, एक दिया था महेंद्र सिंह धोनी का, एक दिया था विराट कोहली का, और एक मैंने बच्चों आपको दिया था कपिल शर्मा का। मैंने आपको बताया था तीन टाइप की कंपनीज होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। देखो ये था लिमिटेड बाय शेयर्स का, अनपेड अमाउंट जो है उतनी की लाइबिलिटी रहेगी। ये है लिमिटेड बाय गारंटी का, मेंबर बनते वक्त राइटिंग में जो गारंटी दी थी उतनी लाइबिलिटी रहेगी। और ये है अनलिमिटेड का, इसमें लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स यहां तक मतलब हमने टाइप ऑफ कंपनी में दो बेसिस पर पढ़ लिया। एक तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर मैंने आपको अभी अभी समझाया, और बच्चों लाइबिलिटी के बेसिस पर ऑलरेडी हम लोग अपनी पहली क्लास के अंदर पढ़ चुके। अब बच्चों हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे बेसिस, थर्ड बेसिस पर, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती। बच्चों मैं आपको यहां पर बता दूं कि मेंबरशिप के बेसिस पर बच्चों तीन टाइप की कंपनीज होती। मेंबरशिप के बेसिस पर स्टूडेंट्स तीन टाइप की कंपनीज होती है। जो पहला टाइप है वो है लिमिटेड बाय शेयर्स। जो दूसरा टाइप है वो है लिमिटेड बाय गारंटी। और जो थर्ड, सॉरी, मेंबरशिप के बेसिस पर, ये उल्टा हो गया, मेंबरशिप के बेसिस पर तो बच्चे तीन टाइप की, एक तो है प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, एक है पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, और एक है वन पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। मेंबरशिप के बेसिस पे तीन टाइप की होती है। मैं दिमाग कहीं और चला गया, मैं लाइबिलिटी बेसिस वाला बताने लगे। तो बच्चों मेंबरशिप के बेसिस पर तीन टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक, और एक होती है वन पर्सन कंपनी। सर प्राइवेट के अंदर कम से कम कितने मेंबर्स होना जरूरी है भैया? अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो कम से कम दो मेंबर होना जरूरी है और दो डायरेक्टर होना जरूरी है। अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो कम से कम दो मेंबर, दो डायरेक्टर आपके पास में होने ही चाहिए, अदरवाइज आप प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते। सर पब्लिक कंपनी अगर मैं बना रहा हूं तो कितने मेंबर्स होने कंपलसरी है? मिनिमम कितने मेंबर भैया? 7 मिनिमम मेंबर, 3 मिनिमम डायरेक्टर। सर आप बोल रहे हो प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम दो मेंबर, कम से कम दो डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 मेंबर्स, कम से कम 3 डायरेक्टर, समझ में आ गया? सर वन पर्सन कंपनी के केस में मिनिमम, अरे नाम पढ़ो ना यार अच्छे से, वन पर्सन, वन पर्सन, एक मेंबर, एक डायरेक्टर। तो स्टूडेंट बोलता है सर आप बोल रहे हो मेंबरशिप के बेसिस पर तीन टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, एक होती है पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, एक होती है वन पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। सर प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम दो मेंबर, दो डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर, 3 डायरेक्टर, वन पर्सन कंपनी के अंदर कम से कम एक मेंबर, एक डायरेक्टर। लेकिन सर आप हमें इनको डिटेल में पढ़ाओ ना सर कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सब कुछ पढ़ाओ। तो सब कुछ पढ़ाएंगे भाई आप, बस स्टूडेंट्स ये सेक्शन जरूर याद रखिए।
देखिए पूरे सिलेबस के अंदर कहां कहां कौन कौन से सेक्शंस आपको याद रखने चाहिए वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। सभी सेक्शंस याद मत करिए, कर भी नहीं पाओगे, भूल जाओगे, टाइम खराब हो जाएगा। हाँ, पर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो याद करने के लिए मैं आपको समझाता रहूंगा। जैसे कि प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। अब हम प्राइवेट कंपनी को डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको बोला अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होना जरूरी। कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होना जरूरी है। क्लियर है ये चीज? तो 2 चीजें समझ में, कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 डायरेक्टर, और नेम जो एंड होगा प्राइवेट कंपनी का वो प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मोहित बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके अलावा मैं एक चीज आपको बता दूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं बच्चों, देखो जब भी कोई कंपनी बनती है ना तो उस कंपनी के रिगार्डिंग में 2 डॉक्यूमेंट्स जरूर बनाए जाते हैं। हालांकि मैं उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, और आप थोड़ा बहुत उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं, इंटर में पढ़कर आए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स का एक तो नाम है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक है एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर टोटल 6 बातें आती हैं कंपनी की, कंपनी का नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, ये सब। और एओए के अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस, ये सब आते हैं। अब हम दोबारा से प्राइवेट कंपनी पर आते हैं। मैंने बोला कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 डायरेक्टर, लास्ट का जो नाम का शब्द होगा वो प्राइवेट लिमिटेड होगा। हर प्राइवेट कंपनी पर बच्चों, हर प्राइवेट, इंडिया की सभी प्राइवेट कंपनीज पर 3 रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। 3 रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। वो रेस्ट्रिक्शन मैंडेटरी कंपलसरी हैं, हर प्राइवेट कंपनी पर लगेगी ही लगेगी। अगर कोई आपसे पूछे कि यार प्राइवेट कंपनी के ऊपर कम से कम कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, आप बता दीजिएगा। कम से कम 3 रेस्ट्रिक्शन लगती हैं, हर प्राइवेट कंपनी पे लगती है, इंडिया की हर प्राइवेट कंपनी। और वो तीनों रेस्ट्रिक्शन उन प्राइवेट कंपनीज को हर वक्त फॉलो करनी जरूरी है। वो तीनों रेस्ट्रिक्शंस उन प्राइवेट कंपनीज के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होनी जरूरी है, और कंपनीज उनको हर टाइम फॉलो कर रही हो। अगर कभी भी बाई चांस, इंटेंशन, जानबूझ के या अनइंटेंशनली, बाई चांस, गलती से, अगर 3 में से एक भी रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी ने फुलफिल नहीं करी, एक भी रेस्ट्रिक्शन वायलेट कर दी, तो या तो उसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा या उसे बंद कर दिया जाए। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, हर प्राइवेट कंपनी के ऊपर कम से कम 3 मैंडेटरी कंपलसरी जरूरी रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होती ही होती है। और वो तीनों मैंडेटरी कंपलसरी रेस्ट्रिक्शंस हर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होनी जरूरी है। और वो तीनों रेस्ट्रिक्शंस हर वक्त वो प्राइवेट कंपनी फॉलो करेगी, फुलफिल करेगी। अगर कभी भी उन 3 में से कोई बाई चांस एक भी रेस्ट्रिक्शन फुलफिल नहीं हुई, तो या तो उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा या बंद होना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है सर इतनी बता रही हो उन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में, आखिर वो रेस्ट्रिक्शंस हैं कौन सी? पहली, मैक्सिमम मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर्स कितने? मैक्सिमम, वैसे ये सेकंड पॉइंट पे लिखी हुई है, पर इसको मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसलिए फिर हम पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको ये रेस्ट्रिक्शन कोई सीक्वेंस में याद करनी होती है, बस तीनों रेस्ट्रिक्शन आपको याद होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक बार की बात है,
एक बार बच्चों, मैं एक कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का नाम था लूमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली की कंपनी है बच्चों। मैं वहां का कंपनी सेक्रेटरी भी था, मैंने मेरे अब सीएस भी हूं, तो कंपनी सेक्रेटरी। वहां पर एक भैया काम करते थे, एक भाई साहब काम करते थे, उनका नाम संजय था। वो चाय बिस्किट पानी वानी ये सब सर्व करने का काम करते। तो ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी मान लो, है पब्लिक थी, एग्जांपल के तौर पे प्राइवेट। संजय भैया एक दिन मेरे पास में आए, बोले सर आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, मुझे ये बताओ कि क्या मैं अपनी इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होल्ड कर लूं। अब ये मत बोलना बच्चों की प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती, प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करती है। फर्क इतना है कि प्राइवेट कंपनी वो शेयर्स सिर्फ अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स को देती है, पब्लिक को नहीं देती। पर प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करती है, लेकिन शेयर सिर्फ अपने मेंबर्स को दिए जाते हैं, बाहर की पब्लिक को नहीं दिए जाते। वो मेरे पास में आए और मेरे पास में आकर बोले कि क्या सर मैं अपनी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर लूं क्या, थोड़े बहुत पैसे मैं भी कमा लूंगा, आप बता देना कब बेचने हैं कितने बेचने हैं, जो करना है आप कर लेना सर, मुझे आप पे भरोसा। मैंने बोला ओके। बाहर दरवाजे के बाहर एक गार्ड साहब भी थे, उन्होंने भी बोला सर मैं भी होल्ड करूंगा। झाड़ू लगाने वाले ने बोला मैं भी करूंगा, कपड़े धोने वाले ने बोला मैं भी करूंगा, साफ सफाई करने वाले ने बोला मैं भी करूंगा। एक बात बताओ यार, ऐसे करके कितने सारे लोगों ने उस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होल्ड करके वो लोग शेयर होल्डर मेंबर बन गए उसके। अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स एक टाइम पर 200 हो सकते हैं, और अगर ऐसे ऐसे लोगों से मेरा मतलब है जिनको बहुत ज्यादा एजुकेशन के बारे में नहीं पता, अगर कल को कंपनी कोई डिसीजन लेना चाहती है और वो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है उसको, वो अपने मेंबर्स को बुला रही है, पूछ रही है कि क्या हम ये काम करें कि नहीं करें, ये लोग थोड़ी ना यार वोट दे पाएंगे। इन लोगों को क्या पता कंपनी ये काम करेगी तो फायदा होगा कि नुकसान। एक्चुअली में क्या है ना कि प्राइवेट, ये तो प्राइवेट कंपनी अपने इन एम्प्लॉइज को एक फायदा दे रही है कि चलो यार तुम मेरे एम्प्लॉय हो, चलो कोई बात नहीं तुम भी शेयर होल्ड कर लो। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एक टाइम पर मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी के अंदर एक वक्त पे। लेकिन बच्चों उस 200 की लिमिट में कंपनी के एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता। मतलब कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे से प्रेजेंट एम्प्लॉय जो अभी एम्प्लॉय है और मेंबर है, चाहे से पास्ट एम्प्लॉय, कोई बंदा पहले प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय था और मेंबर था, आज उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई, लेकिन मेंबर आज भी है। मैं बोल रहा हूं चाहे से एम्प्लॉय प्रेजेंट एम्प्लॉय है, चाहे से एम्प्लॉय पास्ट एम्प्लॉय है, प्राइवेट कंपनी के अंदर एक वक्त पे मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन बच्चों उस 200 मेंबर की लिमिट में प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को काउंट नहीं किया जाता, उनके अलावा 200 मेंबर्स हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को काउंट कर लें तो प्राइवेट कंपनी में 200 से बहुत ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्राइवेट कंपनी के अंदर एक वक्त पे मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 200, उस 200 के अंदर क्या एम्प्लॉइज को काउंट किया जाता है? नहीं, ना तो प्रेजेंट एम्प्लॉय को ना पास्ट एम्प्लॉय को, उनको इंक्लूड नहीं करते। उनके अलावा 200 मेंबर हो सकते। स्टूडेंट मेरे से ये बोला, बोला चलो सर मैं आपकी ये बात मान ले, लेकिन सर फिर भी मेरे को एक डाउट है, एक 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 क्वेश्चन है, क्वेरी है सर मेरी। मैंने कहा पूछिए। बोले सर आप बोल रहे हो प्राइवेट कंपनी के अंदर एक वक्त पे 200 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, उसमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते। सर मुझको एक बात बताइए कि आज अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, सर उस प्राइवेट कंपनी का जो डायरेक्टर है वो भी उसका एम्प्लॉय माना जाता है, सीए भी एम्प्लॉय मानते हैं, सीएस को भी एम्प्लॉय मानते हैं, सीएमए को भी एम्प्लॉय मानते हैं। मतलब कंपनी के अंदर जो इंसान काम कर रहा है वो सबके सबको एम्प्लॉय माना जाता है। अब आप बोल रहे हो और इन सब ने कंपनी के शेयर्स भी होल्ड किए हुए होते हैं।
लेकिन आप बोल रहे हो 200 की लिमिट में इनको काउंट नहीं करेंगे। जब आप कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को 200 की लिमिट में काउंट ही नहीं कर रहे हो, बड़े बड़े लोग, डायरेक्टर, मेंबर और सीएस, इनको जब आप कंपनी की 200 की लिमिट में काउंट नहीं कर रहे हो, तो कंपनी के अंदर जो 200 मेंबर्स होते हैं वो कौन है? वो पब्लिक है। अगर कल को बच्चों कोई आपसे ये पूछे कि क्या प्राइवेट कंपनी के अंदर पब्लिक होती है? जी हाँ होती है, पर मैक्सिमम 200 की लिमिट, क्योंकि लॉ बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी पे एक वक्त पे मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और उस 200 की लिमिट में प्रेजेंट या पास्ट किसी भी एम्प्लॉय को काउंट नहीं करते। तो वो 200 कौन है? वो 200 पब्लिक ही तो है। और क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार दोबारा से यहां तक बताता हूं, हमें 3 रेस्ट्रिक्शन पढ़नी है, अभी एक ही पढ़ी है। मैंने आपको बोला प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 डायरेक्टर, लास्ट का जो कंपनी के नेम का जो शब्द होगा वो प्राइवेट लिमिटेड होगा। उसके बाद में मैंने बोला 3 कंपलसरी रेस्ट्रिक्शन हर प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होती हैं और उनके एओए में लिखी हुई होनी चाहिए, और प्राइवेट कंपनी को हर टाइम पे वो फॉलो करनी पड़ती है। अगर एक भी रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करी तो कंपनी को या तो पब्लिक बना दिया जाएगा या उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आ गई। आपने हमें एक लिमिट, एक रेस्ट्रिक्शन पढ़ाई, मैक्सिमम मेंबर 200, लेकिन उसमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते। उसके अलावा नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ये है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो 200 लोगों के पास होते हैं, मेंबर्स के पास, मेंबर्स और डायरेक्टर्स, इन्हीं के पास में है ना। क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने शेयर्स होल्ड किए हैं, क्या वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। क्या वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं? जी नहीं। सर, ट्रांसफर और फ्रीली ट्रांसफर में क्या फर्क है? सपोज करो बच्चों, मैं एक मैं टॉप फ्लोर पर बैठा हूं, 56th फ्लोर पे बैठा हूं, अपने ऑफिस में बैठा हूं। यहां सामने एक विंडो है और रोड पे कुछ लोग खड़े हैं, और मैं यहां से ऐसे शेयर फेंकता हूं। मुझे नहीं पता वो किसके पास जा रहा है, और वो नीचे से पैसे फेंकते हैं, उन्हें नहीं पता किसके पास जा रहा है। मैंने शेयर फेंका, उन्होंने पैसे फेंका, और फिर वो अपना शेयर कहीं बेच रहे हैं, फिर वो कहीं बेच रहे हैं, फिर वो कहीं बेच रहे हैं, फिर वो कहीं बेच रहे हैं, फिर वो, पता ही नहीं है कि मैंने अपना शेयर किसको बेचा, उसने किसको बेचा। कोई किसी को भी अपना शेयर बेच रहा है फ्रीली। ये फ्रीली ट्रांसफर है, ये पब्लिक कंपनी के अंदर अलाउड होता है। लेकिन बच्चों, अगर प्राइवेट कंपनी में ऐसा होने लग गया तो फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट 200 से ज्यादा हो जाएगी। अगर फ्री ट्रांसफर कर दिया, कोई किसी को भी बेचेगा। तो बच्चों, प्राइवेट कंपनी के अंदर उनके शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, प्राइवेट कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जा सकता है, फ्रीली नहीं किया जा सकता। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं या एक दूसरे के रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स। बाहर की पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकते। देखिए, सपोज कीजिए एक कंपनी है मोहित एग्रो केयर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके एक कंपनी। सपोज कीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी उसके डायरेक्टर हैं, युवराज सिंह उसके मेंबर हैं, और सचिन जी उसके प्रमोटर हैं। बच्चों, ये आपस में एक दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन और अपने फैमिली मेंबर्स को भी कर सकते हैं, एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स। लेकिन बाहर की पब्लिक को ये अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर्स पब्लिक, प्राइवेट कंपनी। स्टूडेंट बोलता है सर, मुझे प्राइवेट कंपनी की 2 रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गई। एक तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, मेंबर, डायरेक्टर वो अपनी फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। दूसरा, मैक्सिमम लिमिट 200। तीसरा, सर एक बात बताइए, जैसे कि कोई पब्लिक कंपनी अपना नया इशू लेकर आ रही है, शेयर्स डिवेंचर इशू कर रही है, तो सर वो पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ आओ, हम अपने शेयर्स बेच रहे हैं, आओ खरीद लो, प्रोस्पेक्टस इशू करके। क्या प्राइवेट कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को
अपनी सिक्योरिटीज के खरीदने के लिए इनवाइट कर सकते हैं? ना जी ना, 200 से ज्यादा की लिमिट हो जाएगी भैया मैक्सिमम मेंबर्स की ना। तो मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट 200, इसमें प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉइज काउंट नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है बच्चे कि जो रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर करने का शेयर्स फ्रीली, ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर नहीं है। वो मेंबर डायरेक्टर आपस में एक दूसरे को या रिलेटिव्स को कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कि प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ जाती है स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। एक पॉइंट और समझेंगे हम। यहां तक हम लोगों ने, चलिए वो पॉइंट बाद में। अभी यहां तक आपको ये समझ में आया कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी की तीनों रेस्ट्रिक्शंस समझ में। पहले हम एक बार पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी पढ़ लेते हैं, फिर ये वाला पॉइंट छोटा सा है वो और समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए, तो अभी तक बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मेंबरशिप के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। एक हमने पढ़ा प्राइवेट, और अब हम आ जाते हैं पब्लिक कंपनी पे। ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। सर मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर, सर पब्लिक के अंदर कम से कम 7 मेंबर। सर आप बोल रहे हो कि प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर, सर पब्लिक के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर। सर आप बोल रहे हो कि प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होना जरूरी है, सर पब्लिक के नेम के एंड में लिमिटेड होना जरूरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए सर ये चीज समझ में आ गई, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ सर, सर प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो 3 रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होती हैं, क्या उन तीनों में से कोई एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है? जी नहीं। इसीलिए बच्चों एक डेफिनेशन होती है जो शायद आपने कभी पढ़ी या सुनी हो, आपने बस ऐसी पढ़ ली या सुन ली होगी, उसका मीनिंग अच्छे से समझो कि प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी which is not a public company। प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक नहीं है। आप जब ये डेफिनेशन पढ़ते हो तो हंसते होंगे, बोले यार ये क्या मजाक है। मजाक नहीं है, इसका मीनिंग है बच्चों। इस लाइन का मीनिंग यह है कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो तीनों रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होती हैं, उन 3 में से एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन भी पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक नहीं है, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मुझे प्राइवेट पब्लिक कंपनी बनानी है, मिनिमम कितने मेंबर, तो मिनिमम 7, मिनिमम डायरेक्टर 3, लास्ट का जो शब्द आएगा वो लिमिटेड आएगा। प्राइवेट कंपनी वाली एक भी रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मैं पूरी तरह से आपकी समझ चुका हूं। बच्चों एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूं, हम लोगों ने अभी तक टाइप ऑफ कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी देखी, लाइबिलिटी के बेसिस पर 3 टाइप की कंपनीज हमने देखी, और मेंबरशिप के बेसिस पर बच्चों अभी तक हमने 2 देखी हैं, प्राइवेट और पब्लिक। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों से, बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि अभिषेक बच्चन स्पेलिंग अगर गलत हो तो सॉरी उसके लिए, बच्चन की स्पेलिंग। अभिषेक बच्चन कैसा एक्टर है बच्चों? एक्टर कैसा है? देखो, आप बोलोगे कि सर हीरो अच्छा नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है, डांस अच्छा नहीं कर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं एक्टर कैसा है। आप ये मत बताओ मुझे कि वो हिट हुआ कि फ्लॉप हुआ, चला कि नहीं चला। एक्टर तो अच्छा है वो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक्टिंग तो वो अच्छी करता है, लाजवाब एक्टिंग करता है वो चला नहीं, लेकिन वो पिट गया। पिट गया का मतलब होता है कि फ्लॉप हो गया वो एक्टर, एक्टर ज्यादा चल नहीं पाया। अब इसकी वजह क्या रह गई? इसकी वजह क्या रह गई?
इसकी वजह बच्चों ये रह गई कि अभिषेक बच्चन को ना, बहुत सारी वजह हो सकती है, उनमें से एक वजह यह है कि अभिषेक बच्चन को कभी भी उसके साथ के एक्टर्स, उसकी एज के जो एक्टर्स थे, उनसे कंपेयर किया ही नहीं गया। उसको कभी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, इनसे कंपेयर नहीं किया गया उसको। हमेशा अभिषेक बच्चन को कंपेयर किया गया अमिताभ बच्चन से, और अमिताभ के सामने उसकी एक्टिंग कम पड़ गई। अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर और पॉपुलर एक्टर है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, और पता है क्यों कंपेयर किया लोगों ने, क्यों कंपेयर किया अमिताभ बच्चन से? लोगों ने ये कंपेयर किया कि यार तुम तो अमिताभ बच्चन के बेटे हो, तुम्हें तो उसी की तरह एक्टिंग आनी चाहिए या उससे बेहतर आनी चाहिए। तुम्हें तो वो गाइड कर रहा है, तुमने उसको, तुमको तो एक्टिंग उसने सिखाई। सेम उसी तरह से बच्चों, आपने अगर सुना हो सुनील गावस्कर, एक वक्त पर बच्चों इंडिया का ये सबसे फेमस क्रिकेटर, ये बाद में 1970s के टाइम की बात कर रहा हूं, 1970 1980 की बात कर रहा हूं। सुनील गावस्कर मतलब सुपरस्टार थे इंडियन क्रिकेट के, बेस्ट ओपनर बोला जाता था, और आज भी उनकी काफी इज्जत है। और सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर, आपको उनका नाम तक नहीं पता होगा बच्चों, शक्ल तक ध्यान नहीं होगा। आपको पता है एक मैच हुआ था 2005 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पर सचिन, सहवाग, द्रविड़, गांगुली, युवराज ये सब आउट हो गए थे। अकेला रोहन गावस्कर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच को पहले तो उसने फॉलो ऑन बचाया, फिर जिताया उस मैच को, हारते हुए मैच को जिताया अकेले के दम पे बंदे। लेकिन फिर भी टीम में नहीं है और बहुत कम टाइम के लिए रहा, और कोई उसको ज्यादा जानता भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसको हमेशा सुनील गावस्कर से कंपेयर किया। आपको पता है क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन बहुत फेमस है आज भी, अर्जुन तेंदुलकर को लोग बहुत घसीटेंगे। बच्चों इसका पता है रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, और मैं ये क्यों बता रहा हूं, सपोज कीजिए कोई पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है, और पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करे, मतलब पब्लिक कंपनी होल्डिंग है, कंट्रोल लेकर चलती है, और ये सब्सिडरी है। इसको कंट्रोल, होल्डिंग का मतलब है जो कंट्रोल कर रहा है, सब्सिडरी का मतलब है जिसका कंट्रोल किया जा रहा है। अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग है और प्राइवेट कंपनी उसकी सब्सिडरी है, लोग उस प्राइवेट को भी पब्लिक की तरह मानने लग जाते हैं। वो बन नहीं जाती, वो पब्लिक कंपनी बनती नहीं है, उसके ऊपर प्रोविजन प्राइवेट कंपनी के ही लगते हैं, लोग उसे डीम करने लग जाते हैं एज पब्लिक कंपनी। जैसे लोग अमिताभ बच्चन के बेटे को अमिताभ ही मानने लग जाते हैं, सुनील गावस्कर के बेटे को सुनील गावस्कर मानने लग जाते हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे को सचिन तेंदुलकर मानने लग जाते हैं। पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडी है प्राइवेट कंपनी, लोग उसको भी पब्लिक कंपनी मानने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मेंबरशिप के बेसिस पर मैंने आपको दो टाइप की कंपनीज पढ़ा दी, प्राइवेट एंड पब्लिक, और उनके डिफरेंस भी हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिए। अब हम थर्ड टाइप की कंपनी पर चलते हैं, जो कि है वन पर्सन कंपनी। थर्ड टाइप की कंपनी पर चलते हैं हम, और जो थर्ड टाइप की कंपनी है आपकी ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। क्वेश्चन ये आता है कि सर वन पर्सन कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 है, इसके अंदर कम से कम एक मेंबर होना जरूरी है, एक डायरेक्टर होना जरूरी है, इसके नेम के एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लिखा हुआ होना जरूरी। ये सब बातें तो हम पढ़ लेंगे सर, पढ़ लेंगे, आप पढ़ा दो। हमें तो ये बताइए ये वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट इंडिया में आया क्यों? पहले तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं, ये जो वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, श्रीलंका, इनके अंदर न्यू कंसेप्ट है।
इंडिया में तो 2014 से बने, कंपनीज एक्ट 2013 से जब से इंप्लीमेंट हुआ तब से इंडिया में ओपीसी बनने लगी। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है यूएसए, यूके, लंदन, बच्चों यहां पर ये पुराना कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इंडिया को इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखो मैं समझा देता हूं। रोड पे बच्चों आपने देखा है बहुत सारी छोटी 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 दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं रोड पर। एक बार की बात है, रोड पे जितने लोगों की शॉप है ना, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में गए इकट्ठे। जितने भी लोगों की रोड पे शॉप है वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाकर बोले, एक वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाकर बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैं एक दुकान का मालिक हूं, ये एक दुकान का मालिक है, ये एक दुकान का मालिक है, फलाना एक दुकान का मालिक, हमारी छोटी छोटी दुकानें, और ये जो हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं, ये जो हमारी छोटी छोटी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इनको हम अकेले चलाते आ रहे हैं वर्षों से, सालों से, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही चलाएं इसको अकेले, हमारे ही डिसीजंस। लेकिन आप कंपनीज को, प्राइवेट पब्लिक, इन कंपनीज को जो बहुत सारे बेनिफिट्स देते हो, टैक्स में छूट देते हो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देते हो, हम भी चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी दुकानें, हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म, इनका बिजनेस मॉडल ऐसे ही रहेगा जैसे अभी है, हम अकेले ही चलाएंगे इनको, बस आप हमें भी कंपनी बोलने लग जाओ, हमें इतनी पावर दे दो यार कि हमें कंपनीज की जितनी भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब मिल जाए और हम भी अपनी दुकान के बाहर बोर्ड पे अपना नाम कंपनी वाला लिख सके, हमें भी कंपनी बना दो। हम प्राइवेट कंपनी की तरह कम से कम 2 मेंबर 2 डायरेक्टर नहीं रखना चाहते, पब्लिक की तरह कम से कम 7 मेंबर 3 डायरेक्टर नहीं रखना चाहते। हमारा बिजनेस मॉडल आज जैसा है, कम से कम 1 मेंबर वैसे ही रहेगा कंपनी बनने के बाद में भी। प्लीज आप हमको कंपनी वाले बेनिफिट दो, हमें भी कंपनी बना दो। इस तरह की रिक्वेस्ट लेकर बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हाँ यार, ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे प्रोप्राइटरशिप फर्म हैं, क्यों ना यार इनके लिए 1% कंपनी का कंसेप्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज में इतने सालों से चल रहा है उसे हम लेकर आ जाएं और इन लोगों को भी परमिशन दे दे और ये लोग भी 1 मेंबर 1 डायरेक्टर से अपनी कंपनी बना सके और अपना बिजनेस कर सके। इन लोगों का फायदा हो जाएगा, छोटी छोटी दुकानें बढ़ जाएंगी, अच्छा खासा बिजनेस करने लगेंगी, इन्हें बहुत सारी टैक्स रेट में भी छूट, एग्जम्पशंस मिलेंगी। तब जाकर इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया। स्टूडेंट बोलता है सर ठीक है, मुझे यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, सर मुझे ये चीज समझ में आ गई आपकी कि 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है सर वो क्यों लाया गया। लेकिन सर एक बात बताइए, ये सब बातें जो आपने बोली है क्या आपने अपने नोट्स में लिखी हैं? अरे लिखी है ना यार, ये दिख नहीं रही क्या लिखी? ये तो रही, ये तो। अब जब आप कंपनी बन जाओगे तो आपको बैंक भी लोन देगा, है ना, मार्केट में आपकी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, लीगल प्रोटेक्शन मिलेंगी, बहुत सारे कंपनीज एक्ट के फायदे मिलेंगे। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने मुझे ये बताया टाइप ऑफ कंपनी के अंदर कि 3 टाइप की कंपनी होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर, स्टैट्यूटरी कंपनी जो अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड होती है पार्लियामेंट के अप्रूवल लेकर, एक रजिस्टर्ड। लाइबिलिटी के बेसिस पर 3 है, मेंबरशिप के बेसिस पे प्राइवेट, पब्लिक और 1%। 1% में आपने हमें ये बताया 1% कंपनी इंडिया कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर क्यों आया था। अब सर इसके बारे में हम कुछ लीगल बातें पढ़ लेते
इसका सेक्शन आप हमें बता चुके हो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। इसके अंदर आप ये भी बता चुके हो मिनिमम एक मेंबर होना जरूरी है, मिनिमम एक डायरेक्टर होना जरूरी है, और लास्ट में जो शब्द है वो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से एंड होगा। समझ गया मैं। एक क्वेश्चन है सर, सपोज कीजिए मैंने एक 1% कंपनी बनाई और मैं उसका मेंबर बन गया, क्या सर जरूरी है कि उसके अंदर मुझे डायरेक्टर भी रखना पड़ेगा? हाँ जी जरूरी है सर। मिनिमम कितने रखने पड़ेंगे? कम से कम एक रखना पड़ेगा। सर जरूरी है क्या वो डायरेक्टर में कोई दूसरा बंदा लेकर आऊं, या फिर मैं 1% कंपनी का मेंबर हूं, अगर मैं ही डायरेक्टर भी बन जाऊं, 1% कंपनी का मेंबर भी मैं बन जाऊं, डायरेक्टर भी मैं बन जाऊं? हाँ बन जाऊं। लेकिन अगर आप डायरेक्टर नहीं बन रहे हो और कोई भी डायरेक्टर नहीं है, तो एटलीस्ट एक बंदे को डायरेक्टर बनाओ। अगर आप मेंबर हो आप डायरेक्टर बन जाओ, ठीक है, एक ही बंदा मेंबर भी है डायरेक्टर भी है, चलेगा। पर अगर आप मेंबर हो और डायरेक्टर बन ही नहीं रहे हो, तो कोई तो लेकर आओ जो डायरेक्टर बन जाए। बोला ठीक है सर, मिनिमम एक मेंबर, मिनिमम एक डायरेक्टर, लास्ट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। मुझे ये बताइए सर, क्या इंडिया के अंदर 1% कंपनी कोई भी बना सकता है? रोड पे चलता हुआ मुंह उठाता आदमी बना सकता है? अरे भैया, अगर इंडिया के अंदर आपको 1% कंपनी बनानी है तो जरूरी है कि जो पर्सन इंडिया के अंदर 1% कंपनी बना रहा है वो इंडिया का सिटीजन और रेजिडेंट दोनों हो। याद रखिएगा बच्चों, सिटीजन भी होना चाहिए, रेजिडेंट भी होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब होता है कि वो पर्सन पिछले साल इंडिया के अंदर कम से कम 182 दिन 182 डेज रहा था, 182 डेज कम से कम इंडिया के अंदर रहा था, रेजिडेंट होना जरूरी है। उसके अलावा बच्चों सिटीजन होना भी जरूरी है। सिटीजन का मतलब होता है इंडिया का नागरिक। तो इंडिया में अगर कोई पर्सन 1% कंपनी बनाना चाहता है, वो इंडिया का सिटीजन भी हो, वो इंडिया का रेजिडेंट भी हो। क्लियर है यहां तक की कहानी आपको स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट, एक बार मेरे से एक बच्चे ने बोला सर मैं एक काम करूं, मैं एक ओपीसी इंडिया में ओपन कर लेता हूं, फिर एक और ओपन कर लेता हूं। अरे ना ना ना, इंडिया के अंदर एक वक्त पे एक ही ओपीसी, एक मेंबर, मतलब एक पर्सन अपने नाम से एक टाइम पर एक ही 1% कंपनी ओपन कर सकता है। एक टाइम पर वो एक से ज्यादा 1% कंपनी ओपन नहीं कर सकता। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे यहां तक की सब बातें समझ में आ गई हैं, लेकिन मेरा एक डाउट है सर मेरा डाउट ये है कि सपोज कीजिए मिस्टर ए, इन्होंने इंडिया में 1% कंपनी ओपन करी, ये इंडिया के सिटीजन भी हैं और रेजिडेंट भी हैं, दोनों हैं, और इन्होंने इंडिया में 1% कंपनी ओपन कर ली, एक ही 1% कंपनी है एक टाइम पर। सर सोचो कल को अगर इनकी डेथ हो गई या ये पागल हो गए, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गए, सर आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हो गया तो इनकी 1% कंपनी तो बंद हो जाएगी? क्या होता है यार, क्योंकि ये तो एक ही मेंबर है सर, इनको कुछ हो गया तो 1% कंपनी बंद हो जाएगी। जब भी कोई पर्सन 1% कंपनी बनाता है ना, तो जरूरी होता है कि वो अपना लीगल नॉमिनी बताएगा कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो 1% कंपनी इनके नाम पे हो जाएगी, और मतलब ये उसके मेंबर बन जाएंगे। तो लीगल नॉमिनी का होना कंपलसरी होता है 1%। स्टूडेंट बोला ठीक। आपने बोला 1% कंपनी के अंदर कम से कम एक मेंबर एक डायरेक्टर। आपने बोला लास्ट कंपनी के नेम जो एंड होगा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से होगा। आपने बोला कि इंडिया के अंदर एक टाइम पे एक ही 1% कंपनी बन सकती है, मतलब एक पर्सन एक ही 1% कंपनी बना सकता है। आपने बोला कि जो पर्सन इंडिया में 1% कंपनी बना रहा है वो इंडिया का सिटीजन और रेजिडेंट दोनों होना चाहिए। आपने बोला कि 1% कंपनी जो पर्सन बनाना है उसे अपना एक लीगल नॉमिनी बनाना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, क्या लीगल नॉमिनी में किसी को भी बना दूं मारपीट के बिना उसकी मर्जी के? सपोज करो आज मैं सलमान खान को जबरदस्ती डरा धमका के, हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है, पर मैं सलमान खान को डरा धमका के बोलूं कि आओ साहब और आप मेरी 1% कंपनी के लीगल नॉमिनी बन जाइए,
पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिस पर्सन को आप लीगल नॉमिनी बना रहे हो उसकी कंसेंट होनी जरूरी है। मतलब वो अपनी मर्जी से बनेगा, मतलब वो अपनी इच्छा से बनेगा, वो बोलेगा हाँ जी मैं अपनी मर्जी से तैयार हूं इस बंदे के बिहाफ पे लीगल नॉमिनी बनने को। कल को अगर इसे कुछ भी हो जाता है तो इस 1% कंपनी का मैं मेंबर बनने को तैयार हूं, मैं लीगल नॉमिनी बनने को तैयार हूं। उससे अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी, इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी, अपनी मर्जी देनी पड़ेगी, राइटिंग में लिख कर देनी पड़ेगी। सर कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर INC3 में वो लिख कर देगा। स्टूडेंट बोलता है परफेक्ट है, मैं यहां तक की बात आपकी समझ गया। आगे चलते हैं। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, कोई भी माइनर जो है वो 1% कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, इवन लीगल नॉमिनी भी नहीं बन सकता, है ना। हाँ बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर होल्ड कर सकता है, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पढ़ा है वो सेम चीज। दूसरा बच्चों मैं आपको पढ़ता हूं आगे कि 1% कंपनी अगर चाहे तो पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा 1% कंपनी कभी भी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है MCQ, हालांकि चैप्टर के MCQ अलग से हैं आपके पास में, बट फिर भी बता देता हूं बच्चों, एक 1% कंपनी प्राइवेट पब्लिक के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है बच्चों, 1% कंपनी किस तरह की काम कर सकती है? मार्केटिंग का कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग का कर सकती है, रॉ मटेरियल सप्लाई का कर सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि 1% कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम नहीं कर सकती, मतलब बैंकिंग सर्विसेज, किसी को लोन देना या उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। क्लियर है चीज? तो अगर स्टूडेंट कल को ये पूछे कोई 1% कंपनी कौन कौन से काम नहीं कर सकती, बोल देना फाइनेंशियल सर्विस वाला, बैंकिंग वाला, NBFC वाला काम नहीं कर सकती। 1% कंपनी किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती। माइनर कभी भी 1% कंपनी का मेंबर या लीगल नॉमिनी नहीं बन सकता। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मुझे आपकी पूरी बात समझ में आ गई, और सर अभी तक आपने मुझको ये पढ़ाया कि 1% कंपनी जो है टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ाया, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पढ़ाया, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पढ़ाया, तीनों, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए। अब एक चीज और बता देता हूं बच्चों में आप, अरे एक, वैसे तो मेंबर्स की लाइबिलिटी मैंने आपको बोला लिमिटेड रहती है, या तो लिमिटेड बाई शेयर्स या लिमिटेड बाई गारंटी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों, जहां पर चाहे से कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स या लिमिटेड बाई गारंटी है, मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी की लिमिट है, फिर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाती है। मैं बता देता हूं क्या होता है बच्चों। मैंने अभी अभी आपको ये बोला कि प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर होने जरूरी है। मान लो कि मिनिमम मेंबरशिप गिर गई, मतलब प्राइवेट के अंदर 2 से भी कम मेंबर हैं, पब्लिक के अंदर कम 7 से भी कम मेंबर है, अगर ऐसा हो गया तो कंपनी लॉ बोलता है कि कोई बात नहीं यार, होता है, कभी कभी कोई मेंबर अचानक से छोड़ के चला जाता है, डेथ भी हो जाती है, ल्यूनेटिक, इंसॉल्वेंट, पागल भी हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक में कम से कम 7 मेंबर चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिमम मेंबरशिप 2 या 7 से कम हो जाती है। कोई बात नहीं, कंपनी लॉ आपको 6 महीने का टाइम देता है। 6 महीने के अंदर आप अपनी मेंबरशिप को बढ़ा लो, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2, पब्लिक के अंदर 7 कर लो, दोबारा से मिनिमम मेंबरशिप को अचीव कर लो। 6 महीने का टाइम लॉ देता है। अगर 6 महीने के अंदर आपने कर लिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया मस्त चल ही रहा था, आज भी चल रहा है। लेकिन अगर ये 6 महीने का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अगर ये 6 मंथ्स का टाइम खत्म हो गया, 6 महीने एक्सपायर हो गए,
और मिनिमम मेंबरशिप आपने अभी तक फुलफिल नहीं करी, तो उन 6 मंथ्स के अंदर अगर कंपनी ने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी मेंबर्स या डायरेक्टर्स उस वक्त कंपनी में थे वो पर्सनली लायबल रहे। जैसे मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए एक कंपनी है रिलायंस, पब्लिक कंपनी है, इसके अंदर 6 मेंबर हो गए। कब? जुलाई में। और अक्टूबर के अंदर इसने एयरटेल के साथ में 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था। और अब जनवरी 2023 आ गई, आज भी मेंबर 6 हैं, मतलब मिनिमम मेंबरशिप 7 होनी चाहिए थी, कम हो गई थी जुलाई में। 6 महीने के अंदर वापस से अचीव करनी थी, मतलब दिसंबर 2022 तक अचीव कर लेनी थी, नहीं। जनवरी 2023 आ गई, अब भी मिनिमम मेंबरशिप 7 से कम है। तो उस केस में इन 6 महीनों के अंदर अगर इस कंपनी ने किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये कंपनी नहीं बल्कि इसके जो कम मेंबर और डायरेक्टर है वो पर्सनली लायबल रहे। तो रिलायंस ने उन 6 महीनों के अंदर एयरटेल से 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस 10 करोड़ के लिए रिलायंस लायबल नहीं है, उसके जो कम मेंबर और डायरेक्टर है वो पर्सनली लायबल है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अक्टूबर में, तब रिलायंस कंपनी थी ही नहीं। मतलब सर कंपनी थी नहीं का मतलब, अरे भैया पब्लिक कंपनी होने के लिए जरूरी है मिनिमम मेंबर 7 हो, इसके 7 मेंबर थे ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकती है? जब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया ही नहीं तो किया किसने? जो मेंबर्स और डायरेक्टर्स थे उन्होंने, उनकी पर्सनल लायबिलिटी बनी। ये एक एक्सेप्शन है इस लिमिटेड लायबिलिटी। ये मैंने आपको ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप के बाद में क्यों पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया बच्चों क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया कि हाँ भैया प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 मिनिमम मेंबर होने चाहिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी, देखो बच्चों मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, पूरा सीएमए मॉड्यूल हमारा कंप्लीट फॉलो हो रहा है, पूरा सीएमए मॉड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं, पूरा स्कैनर हम फॉलो कर रहे हैं, हर चीज का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको हाथ की हाथ सॉल्व करवा रहा हूं, और उसके अलावा बच्चों एमसीक्यू क्लासेस और नोट्स आपके पास में ऑलरेडी सेपरेटली प्रोवाइड की हुई है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर मैंने आप लोगों को 3 बेसिस पर पढ़ा दिया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। हालांकि बच्चों इस टाइप ऑफ मेंबरशिप के बेसिस पर अभी और भी तरह की कंपनीज हमको पढ़नी है, अभी ये टाइप ऑफ कंपनी वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट और आगे चलेगा। आज की क्लास में इतना, बाकी का हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस क्लास को देख रहा है और हमारी क्लासेस परचेज करना चाहता है, मैं आपको बता दूं बच्चों, आप हमारी क्लासेस को हमारे ऐप के थ्रू भी खरीद सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कर दो मोहित बंसल क्लासेस, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का, वेबसाइट का, हर चीज का लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हो। बच्चों अगर आप हमारी क्लासेस परचेज करोगे, एक तो आपको क्लासेस मिलेंगी जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, पूरा सीएमए मॉड्यूल फॉलो किया जाता है, प्लस स्कैनर हम हाथ की हाथ सॉल्व करवाते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व होगा, प्लस बच्चों आपको हार्ड कॉपी नोट्स आपके होम डिलीवरी की जाएगी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहते हैं 7 डेज के अंदर घर पे डिलीवरी, प्लस बच्चों सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस बच्चों आपको एमसीक्यू क्लासेस और नोट्स वो भी दिए जाएंगे, प्लस बच्चों आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएगी। और बच्चों ये सब कुछ आपके पास में अनलिमिटेड व्यूज के साथ में होगा, मतलब जब आपके एग्जाम है तब तक के लिए आपके पास में क्लासेस, नोट्स और ये सब कुछ A to Z अवेलेबल रहेगा। हमारी क्लासेस
सबसे इंडिया के अंदर नॉमिनल फीस पर चलती है, रीजनेबल फीस पर चलती है। हम बहुत हाई या फालतू की फीस चार्ज नहीं करते। अगर आप परचेज करना चाहें तो बच्चों इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।